तो आपने ज़मीन, पुरानी ज़मीन तोड़ी है जैसी मैंने करी है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वो गड्ढे का हिसाब होगा। ठीक है, एक होता है हार्ड रॉक में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे गड्ढा अलग हिसाब से होगा कि पत्थर है, आपको वो निकालना है। ज़मीन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपका गड्ढा, ठीक है ना। एक ही फार्मूला नहीं चलेगा सबके लिए। या आपका डीप सॉइल में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे गड्ढे आपके बड़े, मिट्टी है वहाँ बड़े आसानी से गड्ढे हो जाएंगे, ठीक है ना। आपकी कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग गड्ढा होगा। हाई डेंसिटी के लिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने 1 बीघा बना दिया, अगर पुराने ऑर्चर्ड के बीच कर रहे हैं या पुराना ऑर्चर्ड आपने रिमूव किया है, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले वहाँ पे खेती हो चुकी है, वहाँ ज़मीन में इन्फेक्शन होता है। वहाँ का जो गड्ढा होगा, वहाँ का गड्ढा बनेगा आपका, जैसे 1000 प्लांट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो लगेगा आपका 2.5 फुट और 3 फुट में, रो टू रो, ठीक है। नीचे से ऊपर को आप उसको लेआउट करेंगे, चाहे खेत है। हाँ हाँ, हमारे ये सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, हाँ जी हाँ जी, कई जगह होते हैं जैसे 3-3 फुट की पटरी हैं, तो उसमें भी यही चीज़ रखी है हम। देखो वो डिपेंड करेगा कि आपको वो जो सीढ़ी नुमा खेत है, अगर उसको थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं आप, ठीक है ना, थोड़ा सा एक तापड़ टाइप राउंड टाइप बना दे, वो जो मैंड है ना, ठीक है ना। सर देखो मेरे पास जो हाइट है ना एट प्रेजेंट, वो है सर 8 फुट, और जो खेतों की चौड़ाई है वो है 3 फुट से 10 फुट तक, तो उसमें वो 8 फुट को डाउन करना मुश्किल हो रहा है सर। मैंने तो 10-10, 12-12 फुट के डाउन किए। अच्छा जी। हाँ, अगर आप इसमें घूम के आएंगे तो मैंने सारी ये राउंड कर दी हो। उससे क्या हुआ, एक तो जो 8 फुट का एरिया था ना, वो वेस्ट था। हाँ जी। अब मैंने उसको जो है, ऐसा था खड़ा, ऐसा कर दिया। खड़े में तो मैं पौधे नहीं लगा सकता था, अब मैंने उसको हल्का सा तिरछा किया, अब मैं उसमें पौधे लगा सकता हूँ। दूसरा, वो 8 फुट की जो वो मैंड थी, उसमें 100 साल 200 साल उसमें तो कभी खेती ही नहीं हुई, ठीक है ना। वो मिट्टी का नया टुकड़ा आपको वहाँ पे मिला, फर्टाइल भी है, सिर्फ हमने यूज़ करना है उसको। कैसे यूज़ करना है, उस तरीके से उसको यूज़ करना है। उसमें गड्ढे बनाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको उसकी वो निकालनी, नीचे की मैंड थोड़ा आगे खिसका करके डाउन करना। 8 फुट को आपने 1.5 फुट में ले आना, 2 फुट में ऐसे राउंड करके। फिर क्या फ़ायदा होगा कि जो 100 साल सीधे खेतों में इन्फेक्शन रहता है ना, फंगल, वो इस साल भी आई है, दूसरी साल भी आई है। पानी आया, वो बाहर कभी नहीं निकली, आपकी लाइफ में कभी भी नहीं निकली। जो जड़ सड़न वगैरह की जो पैदा हुई ना, वो कभी बाहर नहीं निकली। उससे क्या होगा कि वो बाहर भी जाता रहेगा इन्फेक्शन, वाटर लॉगिंग आपकी होगी नहीं, एक्सेस पानी नहीं रुकेगा। एक कंट्रोल लिमिटेड जितना पानी पौधों को चाहिए वही उसमें रुकेगा। जो स्लांट करना है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। थोड़ा हार्ड वर्क है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल मतलब कि आपको गिराना कैसे है, उसको बिछाना कैसे है, उसके ऊपर फिर आप गड्ढे बनाओ, चाहे जब्बल से लगाओ पेड़, ज़रूरी नहीं गड्ढों में आपने पैसे खर्च करने, वो तो गड्ढे ही है, फिर वो तो मिट्टी है। सीडलिंग प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, डीप रूटेड होता है, ये ग्रो कर जाता है। तो ये कंडीशन तो है वहाँ की। उससे क्या होगा कि जो कम ज़मीन है, अब ये आपके पास 5 बीघा थी, अगर वो 10 फुट के आपने वो 8 फीट की मैंड भी तोड़ दी, आपके पास तो 5 बीघे के 9 बीघे हो गए। उतना ही एरिया होता है वो, जितना वो पीछे खेत होता है। नाप के देखना आपने, उतनी ऊंची वो मैंड है, उतना ही वो पीछे को खेत है। वो क्यों था, उस टाइम की हमारी जो फार्मिंग थी, उनको चाहिए था मिट्टी रोकना, सीधा अनाज पैदा करना था। उन लोगों ने अपने ज़माने में बड़ी मेहनत की, उन्होंने पत्थर ला ला करके सीधे पहाड़ों में भी वो सीधे खेत बनाए। कुछ ज़रूरत थी ऐसी, उनको उसमें सर्वाइव होना था। हमें है दूसरी तरफ जा रहे हैं हम, हॉर्टिकल्चर की तरफ। हमने वो ज़मीन उतार दी, मैंने वो सारा पत्थर इसमें रास्तों में यूज़ कर दिया। सारी वो मैंड उतार के हमने 12 के 18 बीघे बना दिए, बढ़ा दी उसकी क्षमता, आसानी हो गई। तो नई वो ग्रो भी अच्छे करते हो उस जगह पे पौधे। ज़मीन बढ़ गई ना, कम ज़मीन वाले को और ज़मीन का टुकड़ा मिल गया,
जो अभी तक उसने यूज़ ही नहीं किया। ये गुंजाइश थी ना हमारे पास, हमने देखा बारीकी से, अपने खेतों में आप भी जाओ बारीकी से देखो कि कौन सी ज़मीन जो है मिट्टी यूज़ ही नहीं हुई है, इसको यूज़ में लाए ना हम, जो तो यूज़ है वो तो है ही है। हम फिर दोबारा वहीं चले हुए जहाँ पे पेड़ तैयार हो रहा है था, पहले था, फिर हम वहीं जाते पेड़ लगाने। और भी हम ज़मीन का उस टुकड़े को नहीं देखते कि बची हुई कहाँ है, बैलेंस कहाँ है, क्योंकि यह ज़मीन में गुंजाइश बड़ी भारी है। अगर तो आप पुरानी फार्मिंग के बारे में देखेंगे, यहाँ से अगर आप अभी घर जाएंगे अपने बगीचे में तो आपको खाली लगेंगे अपने बगीचे। बिल्कुल सर, बहुत है। ऐसा लगेगा आपको कि हम तो खाली है, हमारे पास है ही नहीं कुछ इसमें। अगर तो आप उसको मेंढ वगैरह तोड़ने की सोचते हैं तब तो कितनी खाली होगी, उसमें तो पूरे की पूरी लाइनें निकलनी है। तो एक बारीकी से ऑब्जॉर्व किया मैंने हर चीज़ को ना कि कहाँ क्या हो सकता है। फिर मैंने तो यूज़ किया है दीवालों भी, आपने देखा ही होगा, दीवालों से भी निकाल लिए पौधे। तो ये हमारी ज़रूरत है। तो आप ज़मीन को देख करके, गड्ढा होगा जो आपका क्वेश्चन है, ज़मीन को देख करके हमने गड्ढा करना है। गड्ढे का कोई एक ही फॉर्मूला नहीं है कि बस 3 बाई 3 का करो, 2 बाई 2 का करो। मिट्टी का जिस तरह की कंडीशंस होगी, उस मिट्टी की कंडीशन के आधार पे आपके गड्ढे होंगे। डीप सॉइल है या रॉक है या कैसा है। और कोई क्वेरी, कोई डाउट्स, कोई और? संजीव जी, देखो प्लांटेशन बहुत बढ़िया है छोटे फार्मर के लिए, जैसा आज का टाइम चल रहा है, फैमिलियाँ बड़ी हो रही है, लैंड उतनी है जो है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट है कि चलो यूथ के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। सारी चीज़ आपने सिखा दी कि प्लांटेशन कैसे करनी है, कैसे मिट्टी का जो आपकी ज़मीन है उसको यूज़ करना है। तो मेन चीज़ जो है कि अब इसमें प्रूनिंग का भी आपने तकरीबन बता दिया। अभी तो देखो समय लगेगा, आपकी रिसर्च है 20 साल की, अब हम कर रहे हैं 0 से, हाँ, उस लेवल पे पहुंच, टाइम लगेगा इस लेवल पे आने के लिए। तो मेन चीज़ जो क्या है जी, न्यूट्रिशन जो है सॉइल का, तो आप न्यूट्रिशन कैसे यूज़ करते हैं इसमें? क्योंकि चलो प्रूनिंग भी हो जाएगी, प्लांट भी लग जाएगा। यदि हम 1 बीघे से स्टार्ट करते हैं तो जो मेन हमारे को दिक्कत रहेगी वो रहेगी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या डालना है और कितना डालना है? देखो, सबसे पहले हम आएंगे एक न्यूट्रिशन का जो क्वेश्चन है आपका। न्यूट्रिशन, पौधा जो है अपने आप, हमने पढ़ा था पौधे जो है अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं। जब हमने किताबों में पढ़ा था कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हवा पानी खुद लेते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर होता है। ठीक है। न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? न्यूट्रिशन आता है मॉइस्चर से। अगर ज़मीन हमारी सूखी होगी ना तो पौधा कहीं भी ग्रो नहीं करेगा, चाहे किसी भी चीज़ का पौधा है। जब तक उसमें मॉइस्चर लेवल हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिशन हम जो मर्ज़ी डालेंगे वो कहीं भी अपटेक नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा मॉइस्चर है। ठीक है। जब तक हम अपनी ज़मीन में मॉइस्चर को नहीं बना पाते हैं तब तक न्यूट्रिशन कोई भी नहीं एक्टिव होगा। वैसे जितने भी मेटल्स है अर्थ के, जो ये मिट्टी का जो ये टुकड़ा है, इसके अंदर करोड़ों मेटल्स है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। जितने पौधा अपने आप जिस उसको ज़रूरत होती है मिट्टी के टुकड़े से, जब उसमें नमी मेंटेन होती है तब उसके अंदर से वो मेटल अपटेक होते हैं पानी के द्वारा पौधे में। न्यूट्रिशन, हम जा रहे हैं कमर्शियल खेती में। कमर्शियल में क्या होता है कि जब फ्रूट लगते हैं, फ्रूट लेने के बाद हमें लगता है कि पौधे में या जो है ज़्यादा यूज़ हो गया है, फ्रूट इसने हमारे को देता है। जब हम कमर्शियल खेती में आते हैं, कमर्शियल में हमारे को प्रोडक्शन और वो बढ़ाने के लिए, क्वालिटी के लिए, हम देखते हैं कि जो ये ज़मीन के अंदर का जो मेटल्स थे या एक्स्ट्रा, हम इसके लिए जो इन पौधों की जो हमने स्टडी करी है साइंटिफिकली, कुछ एक मेटल्स की कि पौधों को वो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लैब में तैयार करके जो है ना, या किसी दूसरे सोर्स से जो है ला करके देने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मेंटल सेटअप होता है कि हम जो है नाइट्रोजन लाते हैं, हम जो है दूसरी और चीज़ें लाते हैं, पोटाश लाते हैं, उसको हम देने की कोशिश करते हैं। जबकि ये चीज़ें अर्थ के अंदर, ध्यान रखना, अवेलेबल होती है मिट्टी के टुकड़े के अंदर। जिस मिट्टी के टुकड़े के अंदर जिस तरह के मेटल्स होंगे वहाँ उसी तरह की खेती सरवाइव होती है। जब यहाँ पे सारे मेटल रिच थे तब यहाँ सेब का पौधा ग्रो किया। हमारी जो ज़मीनें हैं ये
ज़मीनें इसलिए देखी गई कि जब सेब का पौधा यहाँ लग रहा है, ग्रो कर रहा है, इसको सारी चीज़ें मिल रही है, तो ये तभी उगा जब ज़मीन में यहाँ पर्याप्त न्यूट्रिशन थी, मात्रा रिच थी, तब ये पौधे यहाँ पे सरवाइव किए। अब कमर्शियल में जब हम इनको बारंबार फसलें लेने लगे तो जो हमने फील किया कि मिट्टी में जो है उन तत्वों की जो इसका जो हाई रिच सोर्स था वो कम हो गया है। अब हम उसको जो है किसी न किसी माध्यम से देने का हमारा अपना अपना तरीका हो गया। उसमें क्या हो गया, किसी ने बायो का फॉर्मूला अपना दिया, किसी ने केमिकल्स का अपना दिया। ठीक है, बायो का फॉर्मूला है जैसे हमने इसमें पत्ते थे, पत्ते को इसी में गलने दिया, काऊ डंग था, गोबर था, ठीक है, बकरी का था या जंगल से था जो मनेवर, उसको हमने इसमें ला करके बिछाने की कोशिश की, ताकि जो है मॉइस्चर के लिए हमने एक लेयरिंग करनी शुरू कर दी। जो इस कॉन्सेप्ट में आप बोल रहे हैं वो डालना पड़ता है बिछा के। आपने कहीं हाथ मारे होंगे, इसमें देखे होंगे, ठीक है ना, कितना उसमें लेयरिंग करी हुई है मैंने, कितना हेल्दी उसको सॉइल को बनाया हुआ है जो उसमें बिछा के होता है। इसमें पर्टिकुलर एक पौधे के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि एक पौधे के लिए हमने एक खाद डालनी है, इतनी डालनी है, ऐसा इसमें कोई फार्मूला नहीं है। इसका फार्मूला है, जैसे ये पूरी ज़मीन बनाई गई है, ये पूरी ज़मीन एक लेवल बनाया गया है, एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा, इसको जो है पूरा न्यूट्रिशन दिया जाएगा बिछा करके। बाकी केमिकल्स को बहुत कम यूज़ करना चाहिए भी, और करता भी हूँ मैं कम बहुत। केमिकल्स में दो ही चीज़ें आपको जो है ज़रूरत पड़ती है पौधे की, नाइट्रोजन और पोटाश की। दो चीज़ें ज़्यादा एक्सेस मात्रा में यूज़ करता है ना पौधा। कमर्शियल जब फ्रूट देता है तो पोटाश को ज़्यादा यूज़ करता है, ग्रो करता है पौधा तो नाइट्रोजन को अपटेक करता है। ये चीज़ें हम साइंटिस्ट भी इसको ही आपको मेंटेन करने की, रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जोर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी घुलनशील होती है, पानी के साथ जब मॉइस्चर होता है तभी आप इसको डालेंगे। और डालेंगे कब? जब आप मिट्टी की जांच कर लेंगे, ब्लाइंड नहीं डालेंगे। जब तक आपको मिट्टी की जांच करी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कहीं एक्सेस तो नहीं है, आपने फिर दे दी, फिर आपको उल्टा रिएक्शन होगा। आपके अंदर वहाँ पोटाश ज़्यादा थी, ठीक है, आपने और दे दी। रूटीन वाली जो न्यूट्रिशन देते हैं हम, जो एक रिवाज के तौर पे देते हैं, वो उसके ऊपर आपको रोक लगानी पड़ेगी, चेक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये रिवाज के तौर पे जो हम खादें दे रहे हैं इसके नुकसान क्या है। फिर खादें देने का जो हमारा एक और भी इस पे मैं जोड़ देता हूँ, जो एक प्रैक्टिस है हमारी, जो आज हमारे बगीचे ख़त्म हुए, वो रीज़न क्यों? जब से केमिकल खादें आई, इसका इस्तेमाल करने का तरीका ही पता नहीं था किसान को, किसको इस्तेमाल किस तरह तरीके से किया जाए। उनको क्या दिया पैमाना कि आप 1 किलो का डब्बा भरो, तौलिए में एक नाली काटो और उसमें 1 किलो बिछा दो, फिर दूसरा किलो करो, फिर दूसरा किलो भी डाल दो। ठीक है, नाइट्रोजन भी, पोटाश भी, सुपर फॉस्फेट भी। सर्दी में हमने भी किया वही, नाली काटी, 3 किलो की लाइन लेयर डाल दी। मेरे हिसाब से सभी ने डाली होगी ऐसी, ठीक है ना, अभी भी डाल रहे होंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो, इतना मोटा केमिकल्स का लेयर, अब जड़ें तो हमारी उधर से ही है ना, नीचे से, मोटी मोटी रूट्स भी उधर से ही है, सारी है नीचे से ही तो है, ऊपर ज़मीन के। अब वो गोल रिंग के ऊपर हमने जब इतना मोटा ढेर लगाया ना, सर्दी में जब बर्फ़ पड़ी, वो केमिकल जो है वही लीच हुआ, कहाँ पे? रूट के ऊपर, डायरेक्ट उसको रूट पे गया नहीं हो, केमिकल्स की एक वो लेयर वहाँ से ही गलनी शुरू हुई और जड़ के ऊपर उसने अपना जख्म जलाना शुरू कर दिया। जबकि हमारी जड़ें हेल्दी थी, सारी सर्दी गलता गया, गलता गया, गलता गया। ठीक है, फिर मार्च आया, फिर मार्च में और डाल दिया, वही लाइन बनी हुई है। बारंबार हमने जो है वहाँ तीसरे चौथे साल, 5वें साल हमें लगा यार पौधा वीक क्यों हो रहा है, फ्रूट भी लगे। फिर वो रूट रॉट हो गया ना, वहाँ रूट के ऊपर जख्म हमने दिया
केमिकल से हमें जानकारी नहीं थी, और वो जड़ें सारी गलने लग गई अब वहाँ से, क्योंकि इन्फेक्शन शुरू हो गया, हमें जानकारी नहीं। ऐसे ही हमारे बगीचे धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए, हमें उसकी जानकारी नहीं थी। जबकि केमिकल्स को यूज़ करने का फॉर्मूला कुछ और होता है। अभी भी हमें यही जानकारी दी जाती है ना, कंपनी वाले आते हैं, खाद बेचने वाले आते हैं कि ये डालो, वो डालो, ऐसा डालो, वैसा डालो, वो पैसा निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, हमें फ़ायदा हो ना हो, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको एक टाइम उनका प्रोडक्ट बिक जाए, उनको उससे मतलब है। हमें कुछ मिला नहीं मिला, ये हमारी चिंता है। तो ये सारे विषय जो है न्यूट्रिशन के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें लेयरिंग करेंगे, गोबर की लेयरिंग करेंगे। मैं गाड़ियों की गाड़ियाँ लाता हूँ तो ऐसे बिछाते इसमें, मतलब जैसे बिछाते थे पहले अनाज के लिए, कैसे बिछाते थे। जंगल का मिन्योर ला रहा हूँ या कोई पत्ते इससे गिर रहे, इसको भी बाहर नहीं निकालता हूँ। अब तो इसको इसी में ही हम रहने दे रहे हैं। एक बारी ज़मीन को बना दो, उसके बाद उसको खोदना नहीं है, कसी नहीं लगानी है। घास आ रहा है, इसी में इसको मल्च रिसाइकल कर दो। हमने क्या करना है, जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी, मॉइस्चर, नमी। अगर हमने नमी को बनाए रख लिया तो हमारी खेती कामयाब हो जाएगी। अगर हम नमी को बनाने में कामयाब नहीं हुए अपने ऑर्चर्ड में, तो किसी भी तरह का न्यूट्रिशन दो आप, जो मर्जी दो, तो वो कहीं भी नहीं अपटेक करेगा। मॉइस्चर ही एक ऐसी फॉर्म है जो हर चीज़ को सरवाइव करती है, ग्रो करती है। हम पानी पीते हैं, हम जिंदा रहते हैं। पौधे पानी पीते हैं, जिंदा रहते हैं। पानी के द्वारा ही मेटल्स को अपने साथ ले जाता है रूट्स, और उसका हमें देता है फ्रूट बन के। तो हमने नमी की तरफ जाना है। न्यूट्रिशन को हमने बिछा के आप दे सकते हैं इसमें। फिर आप सॉइल टेस्ट ज़रूर करें पहले। बिना सॉइल टेस्ट करने से केमिकल्स को किसी को भी यूज़ ना करें। बायो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, आप इसको आप डाल सकते हैं, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका मॉइस्चर लेवल ज़मीन का बना रहेगा। और कोई सर आपने बोला मॉइस्चर लेवल मेंटेन करेंगे, ये बोरर तो नहीं डेवलप हो जाएगा सर? मॉइस्चर में बोरर नहीं डेवलप होगा। डेवलप होता है, बोरर होता है एक एग्स, ठीक है, वो एग्स है, वो टेम्परेचर में डेवलप होगा। जब उसको गर्म मिलता है ना फटने को, ठीक है ना, अंडा तब फटता है। अगर उसका मॉइस्चर है ना, तो जैसे ही हमारा चिलिंग आती है ना सर्दी, तो अगर मॉइस्चर है तो रूट में चिलिंग हो जाएगी आपकी मॉइस्चर से। जो एग्स पड़ा होगा ना, उसको टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा फटने का, बोरर ख़त्म होगा उससे। सर्दी में जब ठंडा, चिलिंग क्यों मांगते हैं, उसको टाइम ही नहीं मिलता पनपने का, अंडे को फटता ही नहीं है बोरर का अंडा। जहाँ ऐसी जगहें होती है, सर्दी में धूप पड़ती है, वहाँ पे फट से जो है वो एग्स एक्टिव हो जाता है, फट जाता है ना, उससे वो लार्वा तैयार हुआ। जैसे ही लार्वा तैयार हुआ, वो आगे बढ़ना शुरू हुआ और रूट में जाना शुरू हुआ। जहाँ ही उसको किसी भी रूट में कांटेक्ट करेगा तो उसको तो फीड बनाना है ज़िंदा रहने के लिए। तो वो एग्स है, मॉइस्चर में एग्स नहीं डेवलप होगा। मॉइस्चर में फंगल डेवलप हो सकती है, एग्स नहीं डेवलप होगा। क्योंकि आजकल ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना सर, अभी वो किसी किसी जगह होती है। स्टेप में। हाँ, स्टेम में एक होता है स्टेम बोरर, दूसरा होता है ना एक रिंग बोरर, हाँ जी, वो छोटे पौधों में लगता है। वो किस में होता है, जो हमारी एक नालीदार घास होती है ना, जिसमें अंदर से नलियाँ होती है, उसके अंदर उसके एग्स होते हैं। वो जो रिंग बोरर होता है उसके अंदर जाता है, उसके अंदर वो एग देता है, ठीक है। अब वो बोरर नहीं है, हमारे जो आलू के बीच लगती है ना वो घास, उस टाइप से काफ़ी हेल्दी घास होती है गाय के लिए। जब उसके बीच पेड़ भी होते हैं, वो घास जो है उसके साथ अगर रहती है तो उसको एक टेम्परेचर मिलता है, वहाँ रिंग बोरर वहाँ से उन घासों से निकल जाता है बाहर। अब जैसे ही घास से बाहर निकलता है, वो उसके कांटेक्ट में, पौधे के कांटेक्ट में आ गया तो पौधे के बाहर ही मारता है, वो रिंग अंदर नहीं जाता है। एक होता है रूट बोरर। रूट बोरर अलग चीज़ है। वो जो कैटरपिलर आता है ना बोरर, वो गेउल बोलते हैं हम उसको, रात को आता है लाइट में। वो दिन को कहाँ जाता है, जून में आता है, जून जुलाई में ज़्यादातर दिन को जाता है वो छाए में बगीचे में। छाए में कहाँ ढूंढता है,
जहाँ पे नमी और वो क्या नाम खोदा हुआ होता है, नरम खोदे मारे होते हैं तौलिए उस टाइम, वो तौलिए में जा करके अपने एग लेयरिंग करता है वहाँ पे ज़मीन के अंदर। रात को वो उड़ता रहता है, दिन को वो जो है वहाँ छुप जाता है, एग्स वहाँ छोड़ देता है, एग्स वहाँ पड़ा हुआ है। आगे जब वहाँ टेम्परेचर मिलता है तो एग्स वहाँ ही आपका डेवलप हो जाता है। अगर हमारी ज़मीन हार्ड होगी, इसमें वही बिछाया हुआ है, आपने कोई कस्सी नहीं मारी हुई कोई, तो वो एग्स देने के लिए भी सुरक्षित स्थान ढूंढता है, वो घुस ही नहीं पाता है, वो उसमें भी एग्स नहीं देगा, वो कहीं और चला जाएगा। ये प्रिकॉशन है एक, कि हम इस तरह की प्रैक्टिस को रखें। और कोई भी सर इस कंडीशन में क्या हम जड़ाल्टियों को सर्वाइव करवा सकते हैं? जड़ाल्टियों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि जड़ाल्टी जो है आपकी एक क्लोन है, अच्छा जी। टैप रूट नहीं होता है उसमें, हाँ जी। ठीक है ना, क्लोन है, जड़ों से निकला, जड़ुआ है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो डीप नहीं जाता है, अच्छा जी। वो शैलो में जाएगा अरे परे, ठीक है, वो स्लो ग्रो करता है। अभी उसकी शैलो रोटेड है, अरे परे को बढ़ेगा, ठीक है ना, जितनी ऊपर की नमी होगी उससे ज़िंदा रहेगा। एक होता है टैप रूटेड प्लांट, वो जाएगा टैप रूट के साथ नीचे को, जहाँ भी नीचे को नमी होगी उतना वो खुद को ग्रो करेगा, वो नमी को ढूंढ के लाएगा। शैलो रोटेड जो है नमी को ढूंढ के नहीं ला सकता है, वो ऊपर ही की नमी के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसको रूट स्टॉक भी बोलते हैं आप, ठीक है ना, वो वहीं तक रहता है, वो डीप नहीं जा सकता है, ज़मीन के नीचे के मॉइस्चर को नहीं ला सकता अपने आप के लिए ज़िंदा रहने के लिए। और दूसरा जी, जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि गाला टिप बियर, और उस पर भी लगता है फ्रूट, ऐसा नहीं है। और जो आपकी प्रैक्टिस आप बोलते हैं 9 इंच पे फ्रूट देने में, तो आपकी प्रोडक्शन में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा गाला में? आपने गाला का वो वीडियो देखा था जिसमें फ्रूट लगे हुए थे, ठीक है ना, हम तो यहाँ प्रूफ ले रहे हैं ना। गाला आपने देखे है, गाला के पेड़ में कैसी फ्रूटिंग थी उसमें, तो टिप में तो नहीं थे ना लगे हुए, ठीक है ना, वो तो उसमें लगे हुए, स्टेम में ही लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो भ्रमित है ना आप, भ्रम मतलब उस जिसने ये बोला उसको आपने वो दिखाना था ना, कि ये भी देख ले भाई, यहाँ वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है ना। सुनना नहीं है आपने, एक मतलब सुनो वो जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो। आप सुनने में क्या होगा कि सुनाने से कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके माइंड में वो हमेशा रहना था कि गाला तो ऐसा ही होता है जी, गाला तो ऐसा हो ही नहीं सकता है जी, ठीक है। फिर आप कहीं आगे जाके भी वही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं जो आपने सुना है। सुनी हुई बात को कभी भी सपोर्ट मत करो, ना ही उसको प्रूफ करने की उसमें लगे रहो प्रैक्टिस में। आप प्रैक्टिकल बात को प्रूफ करने की उसमें उसको जो है ज़रूर बताने की कोशिश करो, तब हम आई ओपनर हो सकते हैं। नहीं तो ऐसी आइज़ आपने बोला था ना भी कि उसमें ग्रैनी स्मिथ में क्या होती है, स्लीपिंग आइज़, ऐसी हमारी आइज़ भी स्लीपिंग हो जाएगी, क्योंकि जिसने हमारे ऊपर वो जो प्रैक्टिस की है ना, उसने हमारी आंखें बंद करनी थी और कर दी, ठीक है ना। हमारे को भी वो गाला बना दिया, ग्रैनी स्मिथ बना दिया कि हम कभी भी अब वहाँ से फ्रूट नहीं दे सकते। ऐसी प्रैक्टिस है, आपने ऐसे लोगों से सुनना ही नहीं है। मैं स्पष्ट तो बोलता हूँ, उसमें वीडियो में बोला हुआ है मैंने कि ऐसे लोगों से बचें आप, जो गलत आपको जो है, जो प्रैक्टिकली प्रूफ करके ना बता पाए, वो फिलॉसफी आपने करनी कहाँ है। हमारे को वो फिलॉसफी करनी है जो प्रैक्टिकल अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो चीज़ चाहिए। बातों की फिर उसमें क्या हो जाते हैं, हम बातों के पंडित हो जाते हैं, लकीर के फ़कीर, जैसे हमारे लिए बोलते हैं लकीर के फ़कीर। किताबें पढ़ ली सारी, ये नहीं पता कि पढ़ा क्या, पढ़ लिया रट्टर में तो लगा दी सारी किताबों की। ऐसे नहीं बनना है हमें, हमें अवेयर हो करके बनना है, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। अगर मुझे ठग देगा कोई तो मेरे बेटे को भी ठग देगा। अगर मैं ही ठगा जा रहा हूँ तो मैं अपने बेटे को कैसे बचा सकता हूँ ठगने से, मेरी नॉलेज उतनी है, ठीक है ना। जब मुझे उल्लू बना दिया तो मेरे बेटे को तो पक्का ही बनाएंगे वो।
इसलिए आपको जागृत होना है अपने बेटे बच्चे के लिए, ठीक है ना। उसको ना ठगे कोई ऐसा, वो प्रैक्टिकली उसको बनाओ कि प्रैक्टिकली आप होने चाहिए मजबूत, तब वो जो है बच सकते, तब हम कम्युनिटी को जो है ना बदल सकते हैं, रोक सकते हैं, गलत दिशा से पीछे ला सकते हैं। जो ये एनवायरनमेंट बन रहा है ना, ये एनवायरनमेंट मैं समझता हूँ कि अच्छा एनवायरनमेंट है, मेहनत का एनवायरनमेंट बन रहा है ना, ठीक है ना। हम किसी के लिए गालियाँ नहीं दे रहे, हम किसी के लिए वो नहीं कर रहे, हम एक मेहनत के लिए चिंतित हो रहे हैं ना, ज़रूरत के लिए। ये अच्छा माहौल बन रहा है, इसमें नेगेटिविटी तो नहीं हो रही किसी को, किसी के लिए हम प्लान तो नहीं कर रहे कि किसी को मारना है, किसी को वो करना है, किसी को ऐसा करना है। तो मुझे तो खुशी हो रही कि हमारा माहौल जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब ये माहौल पॉजिटिव की तरफ हर एरिया में बढ़ेगा तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। कौन आदमी नहीं चाहता कि अब उसके बच्चे अच्छे रहे, कौन आदमी नहीं चाहता उसका परिवार फल फूले, खुशहाल हो। तो इसके लिए अवेयर रहें। आपको लड़ना मीन्स वो डंडे लेके नहीं लड़ना पड़ता, अपने विचारों से लड़ना पड़ता है, सोच से लड़ना पड़ता है, असूलों से लड़ना पड़ता है, हमें उस पर टिके रहना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हमने नए समाज की कल्पना करते हैं ना अच्छी खुशहाली की, तो हमें अपने सेक्रीफाइस अपने आप में किसी न किसी चीज़ को बलिदान करने की निछावर, कोई भी बुरी आदत, कोई बुरा असूल वो छोड़ने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, तब जा कर के हम सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलर और साइज के लिए जी धूप बड़ी जरूरी है। हाँ, सन पेनिट्रेशन। हाँ जी। तो सर जब इतना ज़्यादा डेंस्ड कर देंगे ना, मतलब अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पौधों में धूप पड़ी हुई है ना, लगी रही है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं से खाली है, किधर ना किधर एंगल से। इसमें एक वीडियो आपकी देखी थी, उसमें आपने 6 इंच से भी फ्रूट लिया है। हाँ, वो भी कलर वाला है। हाँ जी। तो तब मैं बोल रहा हूँ ऊपर से नीचे को या सामने से भी धूप पड़नी चाहिए चारों चार, वो उसका मैं आपको एंगल बताता हूँ। देखिए बड़ा एक हर एंगल से हम देख लेते हैं। हम रहते हैं इधर इंडिया में, ठीक है। एक रहते हैं जो फ़िलॉसफी, जिनने हमारे लिए फ़िलॉसफी लिखी, वो रहते हैं नॉर्थ पोल में, ठीक है। नॉर्थ पोल में क्या होता है, सन जो है ना जाता है तिरछाइयों, तिरछी पड़ती है उसकी ये सूरज की किरणें नॉर्थ पोल में ऐसे जाती है, हमारे पास आती है सूरज की किरणें ऐसी ऊपर से नीचे सन, और 8 घंटे का रहता है सूरज। यहाँ तो धूप से बचना पड़ता है, यहाँ धूप ही पड़ती है, ठीक है। फिर ये सिंगल कॉलम है, ये चारों तरफ से खाली है, ऊपर से जो है ना टॉप से सूरज की किरणें जो है छूटती है सीधी यूँ जाती है रेज़ उसकी नीचे, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ है रिफ्लेक्शन, वो वहाँ की रिफ्लेक्शन भी आती है इधर को। वहाँ पे क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्टर लगाते हैं, रिफ्लेक्टर जैसे हीटर में होते हैं ना अंदर, वो रिफ्लेक्टर, वो अपने बगीचों में रिफ्लेक्टर लगाते हैं, ताकि सूरज ही कम आता है ना, ताकि वहाँ से सारा यहाँ का सूरज भी वहाँ पे किरणें नीचे से ऊपर को आ जाए। इसमें उनको है समस्या, उनने लिख दिया कि सन पेनिट्रेशन को जो है कलर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनने लिख दिया, हमने तो नहीं लिखा। यहाँ की रिसर्च बनी इंडिया की, यहाँ पे सेब के ऊपर सर्च की किसी ने कि यहाँ कलर की प्रॉब्लम की, यहाँ तो सन बर्न की प्रॉब्लम आ रही है, जल रहे हैं सेब, ठीक है ना। इसके लिए लिखा किसी ने कि जल रहे हैं सेब भाई, कैसे बचाएं, ठीक है। ये रिसर्च करें कोई कि हमारे चोटी के सेब तो ख़त्म ही हो रहे, अंदर के सेब बच रहे हैं, ठीक है ना। चोटियों के सेब तो जड़ के ख़त्म, सूरज की किरणों से जड़े वो, इतनी सन पेनिट्रेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है और हम कौन सी बात को लेकर के कंफ्यूज है। इस प्रैक्टिस में फ्रूट नीचे को ही लटकेगा, ऐसा नहीं पड़ सकता है। तो कितना व्यवहारिक मॉडल है ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बड़ा इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करके मैं काम कर रहा हूँ कि कैसी ज़रूरत होनी है, क्या होना है, ठीक है ना। तो ये जो फ्लैट की होते ऐसे किए ना फैला करके, अभी बोलते
उन्होंने बिजनेस बेचने वालों ने हमारे लिए वो टूथपिक, क्या बोलते हैं, टूथपिक नहीं हो, हाँ वो दोनों साइड बेंडिंग पिक, डबल माउथ लकड़ियां ला दी बेचने के लिए, कि उनको पता कि देखो इनको अभी कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करो भाई टहनिया, ऐसे करो उसमें लगाओ वो, ठीक है। अब लग गए उसको, सीधे बना दिए वो टहने। अब जब फ्रूट आए वो जलने शुरू हो गए। घातक है ना हमारे लिए वो फैलाने वाला सिस्टम। हमारे वाला तो कॉलम सीधा, जिसमें फ्रूट यूँ रहे, एक दूसरे के ऊपर छाँव भी दे, छाँव भी दे, देख नहीं रहे धूप कितनी पड़ी है, ठीक है ना। ऊपर के सेब तो जड़ ही गए हमारे, जो ये पुराने पेड़ों में। मेरे पास कुछ किसान ये बोल रहे थे चोटियों के सेब तो हम पहले ही उतार देते हैं, हमारे सेब तो नीचे के बचते हैं, जल जाते हैं ना इस बार तो ज़्यादा ही है। हर कुछ। तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना, कि कैसे हम अपने फ्रूट को स्क्योर कर पाएँ, हमारी खेती कैसे हो। हम यही ना पढ़े कि वहाँ पे अमेरिका में ये लिखा था, वो वही था। हम क्या लिख रहे हैं, हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए भी लिख रहा है कोई, वो इसके लिए कोई नहीं लिख रहा, कोई नहीं खोज कर रहा। प्रोनिंग वैसे 2 बार होती है, समर में और विंटर में, ठीक है। तो फिर पौधा जो है आपका आपको पौधे की स्टडी करनी पड़ेगी, पौधा मांग क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि रूटीन की 2 बार करनी है, हो सकता है कि पौधे को ना भी ज़रूरत हो, फिर नहीं भी करनी है, ठीक है। हो सकता है 2 बार की जगह 3 बार भी हो, ठीक है ना, कि 3 बार कैसे हो, ठीक है। सितंबर में भी लग सकता है कट, फिर वो पौधे को देखना है ना कि ज़्यादा ही वो कर रहा है तो फिर उसको उसके साथ प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, ठीक है ना। एक टाइम फिक्स नहीं है कि 2 बार भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 बार भी हो सकता है, कंडीशंस को देख करके। और प्लम में कैसी प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस तो कट तो यही रहेगा जो मेरा कट है, एप्स कट, ठीक है, सीधा। परंतु प्लम में कुछ एक वो स्टडी करनी पड़ेगी आपको कि आती है उसमें ब्रांचेस ना, ठीक है ना। नए वाले सूख भी जाते हैं, कई बारी काटने से सूखते भी है, उसमें डरना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। होता है कई सूखते हैं, कुछ मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। हमें तो रिस्ट्रिक्ट करने के ऊपर आना है कि हमने रोकना है इसको, ठीक है ना। जैसे आपने रास्तों में वो देखे होंगे रुके हुए हैं, तो जब वो रुक जाता है ना एक बारी प्लांट, फिर ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाता है आपका, चाहे पियर है चाहे कोई भी है। उसमें भी कर सकते हैं सितंबर वगैरह में कट, जैसे आपने बताया कई बार जरूरत पड़ती है। हाँ सितंबर कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि विगर ज़्यादा होता है ना, फिर और ला सकते हैं उसको आप पीछे। फिर से पूछ लिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई पूछने वाले तो हो ना सब। समर प्रोनिंग के बाद जो ग्रोथ आई ना सर, वो बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब 2-2 फुट भी आ रही है। हाँ वो ऐसा होगा कि जहाँ पे आपका प्लांट है ना लगा हुआ, जिस कंडीशन में लगा हुआ है, आपकी सॉइल इतनी रिच है, हेल्दी है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, या प्लांट आपका जो वैरायटी है वो ऐसी विगर वैरायटी है, ठीक है ना। आपका जो हेल्दी वो था, जो उसका स्टॉक था, हेल्दी स्टॉक का भी आप काट रहे हो, वो एक्सेस करेगा, पहले फ्लो को एक्सेस करेगा, क्योंकि हेल्दी स्टॉक काटा है आपने, ठीक है। अब हेल्दी स्टॉक में ग्रोविंग हुई, अब किस मंथ में आपने काटा प्लांट को देखिए, और वो चीज़ मैंने नोट की। हाँ थोड़ा अगर मैंने जुलाई में काटा तो उसमें ज़्यादा गया, हाँ। जब मैंने अगस्त के आसपास काटा हाँ। तो कम हुआ। हाँ, क्योंकि फिर ग्रोविंग कम हो गई थी, ठीक है ना, बड बन गया, पहले वाले में बड नहीं बना। नहीं बना, ठीक है। पहले वाला वो और फ्लो में था ना, उसने नई स्प्राउटिंग किया, ठीक है। अब आपको उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, 1 साल के में तो होने वाला नहीं है ये बारंबार करने से आएगा, ठीक है ना, उस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बैक में जिस काम के लिए हमने किया था, ठीक है ना, देखो अब आपको वो उसमें आपने स्टडी किया कि सितंबर में अगस्त में काटा तो इसमें बड स्प्राउट हुआ, उसमें काटा तो उसमें ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर वो विगर वाला था, ठीक है ना, जो विगर काटा था आपने, अगर थोड़ा नहीं इतना विगर होता प्लांट, तो आप जुलाई वाला भी उसमें स्प्राउटिंग हो जानी थी आपकी। वैरायटीज़ को देख के भी होता है ना, जैसे गाला पे आपने मार दिया या किसी और पे विगर वाले पे मार दिया, या स्टॉक हेल्दी था,
ठीक है ना, नीचे पानी का फ्लो ज़्यादा है, इरिगेशन वगैरह आपकी वो है, या मॉइस्चर वाली सॉइल है, वहाँ पे जो नदी के किनारे की सॉइलें होती है या क्यार वगैरह है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने नोट की है, आपका डाउट हो गया ना कुछ क्लियर, ठीक है। जो क्यार में खेत में जो फार्मिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए ये ज़्यादा, देखे थे वो कैसे बगीचे उठे थे वो पहले क्यारों में, वो ख़त्म हो गए। अब जाके देखना आपने, सीधों में उन्होंने सीधे खेतों में जो है खेती कर दी, धान वाले खेतों में। उनको उसकी नॉलेज नहीं थी, पौधा लगा दिया, वो स्टार्टिंग में खूब बड़ा, जब वाटर लॉगिंग हुई ना उसमें इन्फेक्शन, अंदर पानी बाहर निकला ही नहीं, और जड़ सनन उनके पास आ गया। 12 और 15 साल में ही उनके पौधे ख़त्म। अब वो किसान फेल। आप अगर क्यारों में खेती करना चाहोगे तो उसको ढलान कर देना पहले ही, सीधे नहीं रखना। अगर सीधे रखेंगे आपको भी नुकसान हो जाएगा 10 साल के बाद। मैं आज ही आपको ये बातें बता देता हूँ। वहाँ तो ढलान कैसे रखेंगे? करना पड़ेगा अब वो आपका चैलेंज है। आप अपने क्यार को जो अगली मैंड है ना, उसकी मिट्टी पीछे को ले जा सकते हैं, यूँ पानी ना रुके उसमें, यूँ आगे का पीछे। जिनके पास तो अपने ये 2-4 क्यार हो तो मशीन ले करके उसको यूँ करे। मैंने वो लड़का है यहाँ, विशाल का है वो, इसका नदी के साथ था, सीधा था, धान लगता था किसी टाइम इसमें। मैंने कहा भाई तुम करो ना करो खेती, आप फेल हो जाएंगे। मशीन वहाँ पहुँचती थी, इसने किया मैनेज, और फिर वो जो है सारी मिट्टी पीछे ले करके, पीछे कम से कम 6 फुट उठी वो पीछे, यूँ बनाया वो, फिर सक्सेस है। क्योंकि आप जड़ों जो है ना, वो पानी रुकेगा क्यारों में, धान वाले खेतों में। आप चाहे रूट स्टॉक लगाना, आप चाहे जो मर्जी लगाना, जड़ सड़न आपका वहाँ पैदा हो जाएगा। वाटर लॉगिंग होती है ना, वो अनाज के खेत है वो। सेब के लिए ढलानदार मानी गई है सबसे अच्छी जगह सेब के लिए, जितनी आपकी, तभी मैंने ये सारी जो है ढलान की है। ये भी अनाज वाले खेत थे, तो एक मैंने डाल दिया, मैं अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव था वो मैंने बता दिया। बाकी आपको आगे खुद देखना है उस पर।